हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना देखने वाले हैं जो अपना ये लास्ट चैप्टर चल रहा था, तो इसकी चर्चा करेंगे कि मतलब अभी इसमें पूरा हमारा ये चल रहा है कि राजनीतिक स्थितियाँ कैसे कैसे बदलती हैं। क्योंकि पहले तो जो वर्चस्वशाली स्थितियाँ बनी हुई थी कि ठीक है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है और उसी की गवर्नमेंट मतलब बहुत लंबे टाइम तक रहती है, ठीक है। लेकिन 51-52 तक से जब से स्टार्ट हुआ चुनाव आपका, तब से हमें कांग्रेस 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 सेंटर पे कांग्रेस ही देखने को मिल रही थी। स्टेट पे कितना भी उठक पटक चल रही थी, बट सेंटर पे आपकी किसकी सरकार बन रही थी, तो कांग्रेस की बन रही थी। लेकिन मुद्दा अब बदलने जा रहा था, ठीक है। हमने देखा भी कि किस तरीके से, हालांकि फुल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस का जब यहाँ पे खात्मा होता है, या आप कहो कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जब पतन की ओर जाती है, दूसरी पार्टी के मेंबर्स कहाँ पे केंद्र में अपनी सरकार बनाते हैं, तो फुल मेजोरिटी के साथ नहीं बना पाते। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का देखा, उनका क्या हो, मतलब गठबंधन की सरकार बना रहे, ऊपर से मतलब क्या है 13 दिन तक रहते, उसके बाद सरकार गिर जाती। बाद में ठीक है कि वो फिर लंबे टाइम तक रहते, लेकिन उनसे पहले भी 2-3 लोग आए थे, ठीक है। अभी हमने ऊपर इसका जो चार्ट देखा था, तो वहाँ पे जो चीज़ें ये देखिए, मतलब गठबंधन की सरकार है 1989 के चुनाव के बाद से कुछ इस तरीके का हुआ। एक साल के लिए ही बन रहे थे, बट नॉन कांग्रेसी बन रहे थे, ठीक है। और या तो कहें कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं किसी सरकार में शामिल रहती थी, बट ऐसा नहीं था कि अब किसी को फुल मेजोरिटी मिल रही हो। भले ही कांग्रेस ही गठबंधन करके कहाँ पे सेंटर पे है, बट फुल मेजोरिटी के साथ जैसे पहले आ रही थी कि चलो ठीक है आपको 315 सीटें मिल गई, मतलब 400 सीटें मिल गई 545 में से, मतलब जीत बहुत ज़्यादा सीटें मिलती थी। आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे तरीके का बहुमत होता था। लेकिन अब यहाँ जोड़ तोड़ के बन रही सरकार, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, या इस बुक में ये समझाना चाह रहा है आपको, कि जो कांग्रेस बनती थी पहले काफ़ी, मतलब वो कहते हैं ना, भारी से भारी मतों पर विजयी होके बनती थी। लेकिन अब यदि सेंटर पे कांग्रेस की भी सरकार आ रही है, तो उसके पास इतने ज़्यादा, मतलब जो उसकी पब्लिसिटी पहले से बनी हुई थी वो अब नहीं रह गई थी। और यदि उसे यहाँ पे आना भी था तो क्या करना पड़ता था, गठबंधन किसी न किसी पार्टी से करना ही पड़ता था। तो ये गठबंधन का दौर भी आप कह सकते हो। यहाँ पे सारे जितने भी लीडर्स हैं गठबंधन के ही लीडर बने हैं, तो इनको आप कुछ ऐसा कह भी सकते हो। और अब देखिए कि इसी में से एक जो अपना राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, क्या था वो, ओबीसी वाला था। और मंडल आयोग की बात किया था हमने कि मंडल आयोग को, तो देखिए पहले आपको पता है, हम लोग इसके पहले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, इसी एनसीईआरटी में 9th क्लास का जो पार्ट 2 है उसमें ही हम लोग पढ़े हैं कि क्या हुआ था दक्षिण भारत में। ये तो मतलब SC ST पिछड़ा वर्गों का, इनका बहुत ज़्यादा ये हो चुका था कि अपना अपना ये संगठन वगैरह बना रहे थे। हमने आंदोलन भी देखे ना कि वो अपना बना रहे थे, वहाँ पे किसी को शामिल नहीं कर रहे थे। तो उसमें से वहाँ तक तो ठीक था कि दक्षिण भारत में सारी चीज़ें हो रही थी पहले से ही, 60 के दशक से। लेकिन उत्तर भारत में कब से आ रही है, देखिए यहाँ पे भी लिखा गया, आपको आप पूरा पढ़ लीजिए कैसे, मैं इसका ओवरव्यू समझाए दे रही हूँ आपको। तो इसमें से जो आया था कि उत्तर भारत में 1977-79 में ये घटना सामने आती है। और उसके बाद से जब उत्तर भारत में ये जोर पकड़ता है, तब क्या किया गया कि जो वहाँ के बिहार के, ये बात कहाँ की, बिहार की, वहाँ के जो उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री, आप कहें चीफ मिनिस्टर जो थे कर्पूरी ठाकुर, तो उन्होंने क्या किया कि अब सोचा उन्होंने कि यहाँ पे भी अभी हमें कुछ मतलब ऐसा करना चाहिए, इनके लिए भी कुछ बात करनी चाहिए। और इसमें सेंटर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि 1978 तक में एक उसने ओबीसी के लिए आयोग का गठन ही कर दिया था, ठीक है, जिसे आप पहले एक हो चुका था, दूसरा ये जो हुआ तो ये निर्णायक हुआ फिर गठन। और इसी को माना जा रहा है कि जो ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए कौन सा कमीशन काम कर रहा था, तो आपका मंडल कमीशन। हालांकि उनका नाम था, जो इसमें थे व्यक्ति मेन हेड थे, उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था, और इन्हीं के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो इसका जो फुल आधा नाम यदि कभी पूछे तो बीपी मंडल है, या फुल नेम पूछे तो बिंदोश्री प्रसाद मंडल है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ मंडल कमीशन ही पूछेगा। हालांकि स्टेट वाले आपको घुमा सकते हैं, तो इसलिए आप दोनों ही नोट कर लीजिए, बेटर होगा। इनके जो भी नाम है, शॉर्ट नेम और फुल नेम दोनों ही, ठीक है। तो अब इसमें से क्या हुआ, मंडल कमीशन गठित होता। मंडल कमीशन को इसमें करना क्या था, इसे कि आपको शैक्षणिक, यानी कि जो सामाजिक पिछड़े हैं, या तो इसमें से आप देखोगे कि शैक्षणिक या सामाजिक, इन तबकों की तलाश करनी थी। और कहाँ पे, SC ST में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि अभी भी पिछड़े हुए थे, उनकी तलाश करनी थी,
ठीक है। तो यहाँ पे जब ये इनका काम सौंपा गया और इन्होंने क्या किया कि अपनी जो ये सिफारिश कब देते हैं, अपनी मतलब कि रिपोर्ट कब पेश करते हैं, 1980 में ये देते हैं। गठित कब हो गई थी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 77-79 में ही ये सारा काम हो रहा था, लेकिन इसका जो मतलब हुआ कि ठीक है मतलब 78 में ही हो गया था। और यहाँ पे फिर आगे आता है कि 1980 में ये रिपोर्ट देती है अपनी, और यहाँ पे इन्होंने पता है क्या बोला था कि मतलब 27% हर जगह कहाँ पे नौकरी पे भी या किसी सार्वजनिक प्लेस में इनको जो भी आरक्षण की बात की गई तो कितना 27%, कितने का 50% का, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 50% रिजर्वेशन की बात की गई है। सो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 50% के अंदर ही इन्हें रिजर्वेशन देना है। इन्होंने क्या किया कि ओबीसी के लिए इन्होंने 27% का रखा और आज भी इन्हें मिलती भी है, ठीक है 27%। अभी एमपीपीसीएस का उस बार का रिजल्ट नहीं आया था 2019 वाला, तो उसमें से कुछ यही मुद्दा चल रहा था, ठीक है कि अभी ओबीसी वालों को 27% आरक्षण देना है नहीं देना है, सुप्रीम कोर्ट तक सॉरी हाई कोर्ट तक ये केस गया था, इसी की वजह से डिले भी था। तो ये सारी घटनाएं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि इसके द्वारा मेन हमें मंडल कमीशन फिलहाल समझना, उसके बाद और समझेंगे कि इनमें कितना आरक्षण की बात की गई, ठीक। अब आता है यहाँ पे कि जो 1990 में यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, अभी ये सारे गठबंधन वाले ही चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें से क्या होता है कि मंडल आयोग की सिफारिश को मतलब ऐसा था कि उन्हें लागू करने का इन्होंने फैसला भी ले लिया कि चलो ठीक है, अब ये जो बात की गई है कहीं ना कहीं बेटर है और हम क्या करेंगे इसे अब लागू करेंगे। और ये सिफारिश आपकी जो थी वो मतलब कि केंद्रीय सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में थी, यानी कि वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। और इससे क्या हो रहा है कि अब और एक मुद्दा बताइए क्या है, एक मुद्दा और आता था यहाँ पे, इसका जो काफ़ी ज़्यादा विरोध वगैरह भी हुआ था। अब एक सामने आ रहा आपका इंदिरा साहनी केस वाला, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि इन्होंने कह दिया कि हम लागू करेंगे और सरकार के जो फैसले से उत्तर भारत के कई शहर में क्या होता है कि हिंसक विरोध का स्वर अब सामने आता है और इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। और यह प्रकरण क्या था, इंदिरा साहनी केस, प्लीज नोट करिए इसे। तो यहाँ पे ये जो मैटर उठा था ना कि ओबीसी को 27% रिजर्व सीटें देनी है हमें, लेकिन अभी उत्तर भारत में ही बात हो रही थी, उत्तर भारत में ही कमेटी बिठाई गई और यहीं के लोग क्या कर रहे हैं, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। और यहीं एक पिटीशन दायर किया गया, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट पे। और उसको जो दायर करने वाले महानुभाव थे वो थे इंदिरा साहनी जी, और इन्हीं के नाम पे ये केस आया। तो आप इसे नोट करिए, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि आरक्षण से रिलेटेड जो केस था वो क्या था, वो था आपका इंदिरा साहनी केस था। इसके बाद काफ़ी कुछ सुधार हुआ था और ये कब था, 1992 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। और राजनीतिक दलों में इस फैसले के क्रियान्वयन के तरीकों को लेकर कुछ यहाँ पे भी मतभेद था। और आप देख सकते हो कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों में सहमति थी। सहमति इसीलिए थी क्योंकि इनको पता था कि अभी राजनीति का जो हाल चल रहा है, जो अभी गठबंधन की जोड़ तोड़ के सरकार बना रहे हैं वो भी नहीं बनेगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं अब इनकी मजबूरी भी बन चुकी थी और जनता की डिमांड तो बढ़ ही रही थी। तो जो विद्रोह कर रहे थे उनका सब कुछ झुठाया गया और जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी पे अपना ठप्पा लगाया कि ठीक है ये बात सही है और आज भी वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन से रिलेटेड, दैट मीन्स आरक्षण से रिलेटेड जो एक केस था उससे याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था आपका मंडल का इंदिरा साहनी केस था, ठीक है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट का इसी का जवाब देते हुए उसका आया था कि क्या करना है कैसे, और उसे गलत भी ठहराते हैं, खैर जो भी था, लेकिन ये केस याद रखना है आपको। अब आता है यहाँ पे कि राजनीतिक परिणाम क्या क्या हुए, जरा इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे राजनीतिक परिणाम में मंडल कमीशन की नहीं, उसके पहले की जो राजनीतिक चल रही थी, कौन सी वाली चल रही थी, तो ये चल रही थी कि मतलब ठीक है गठबंधन की सरकार बन रही, ओबीसी का मुद्दा चल रहा था। अब इसमें के क्या परिणाम होते इसे देखना है कि इन्होंने इतना तो सब कुछ दे दिया। अब देखिए कि शायद हो सकता है कि मेजोरिटी के साथ आए यहाँ पे। 1980 के दशक में क्या होता है कि दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी अब उभार हुआ,
किसका, अभी इतने में शांत नहीं रहने वाले, अभी आपने नौकरियों में आरक्षण दिया, अभी तो राजनीतिक पार्टियां बाकी हैं। तो यहाँ पे अब 1980 के दशक तक क्या हो रहा है कि दलित जो जातियां थी ना उनको राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। 1978 में आप देखोगे कि जो ओबीसी था या बॉम्बसेफ यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेज एम्प्लॉयज फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, का यहाँ पे गठन किया गया कब, 1978 में। और यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने क्या किया कि बहुजन यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। आपने बहुजन समाज पार्टी का नाम सुना है? एक नेशनल पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये पार्टियाँ पढ़ाई हैं सो दैट आज के लिए आपका होमवर्क है, और होमवर्क नहीं अभी बताना, फटाफट अभी कमेंट करिए आप लोग कि कितनी नेशनल पार्टियाँ हैं आपको जो चुनाव आयोग के द्वारा मान्यताएं दी गई हैं। राष्ट्रीय पार्टी मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, अदर जो पार्टी उनकी बात नहीं कर रहे, कुछ ही गिनी चुनी पार्टियाँ। सो प्लीज़ बताइए अभी कि कितनी है। और यहाँ पे जो ये बहुजन समाज पार्टी आती है इसमें से ये सारे मिले हुए थे, एसटी, एसटी, ओबीसी भी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आगे जो आती है घटना कि इसी का परवर्ती विकास दलित शोषित समाज संघर्ष भी मतलब समिति है, और इसके बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ और इस पार्टी की अगुवाई कांसी राम ने की। और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था। कहाँ का ध्यान से समझिएगा, दक्षिण भारत की पार्टियां कुछ अलग तरीके की है, उत्तर भारत की पार्टियां भी अलग तरीके की है। सो इन पे थोड़ा सा अपना दिमाग बैठाए रहिएगा। और कहीं ना कहीं ये जो नाम रखने का होता है ना, नाम याद करने का बहुत अच्छा तरीका, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, जियोग्राफी कुछ पता है ना आपको, तो आप उसका मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये नाम कहाँ का हो सकता है, ठीक है। अब चाइना के कोई पूछे कि राष्ट्रपति का क्या नाम है, सीएम का क्या नाम, पीएम का क्या नाम है, तो बिल्कुल अंदाज़ा लगा दोगे कि अरे उसका तो मतलब कोई भी बर्तन रंगाओ उसमें से खनन करने की जो भी आवाज़ जिस तरीके की निकली वही नाम रखा जाता है। ये कोई मतलब मजाक नहीं, कहा रियलिटी है, वहाँ का नामकरण कुछ ऐसे ही होता है, सी जिनपिंग, हाँ मतलब ढिंग पिंग, जो भी नाम होता है। तो थोड़ा सा भी हमें पता होना है इस चीज़ का कि वहाँ की हिस्ट्री कैसे, वहाँ की जियोग्राफिकल रीजन कैसे, आप बेशक लगा सकते हो। तो अभी यहाँ पे क्या सिचुएशंस हो रही है, कहाँ की हम बात कर रहे हैं, उत्तर भारत की, ठीक। उत्तर भारत में ये जो पार्टियाँ बन रही थी ये यहीं तक थी बहुजन समाज पार्टी, दक्षिण भारत में अभी नहीं है, और तो अभी भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका देखने को ये मिला भी कि जो आपका हरियाणा वाला एरिया है, पंजाब वाला एरिया है और यूपी वाला एरिया है, वहाँ पे देखने को मिलता है। अब क्या हुआ 1989 और 1991 में होता क्या है कि चुनावों में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता तो मिली। आज़ाद भारत में यहाँ पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतया दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया हो, और ये मतलब बनाती भी है। स्थितियाँ तो बिगड़ ही रही थी और उसका इससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिला, मतलब पूरी मेजॉरिटी के साथ आ रही है, बड़े पावरफुल के साथ यूपी में, ठीक है। अब आगे क्या होता है, वो भी कौन सी पार्टी, दलित पार्टी, दलितों का समर्थन था इन्हें, ठीक है, और ये आती है, ठीक है, मतलब सिचुएशन सब सुधर रही है। और अब क्या हुआ कि कांसी राम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियादी व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी थी, और बहुजन यानी कि अनुसूचित जाति, इसमें से बहुजन जब आए ना तो ऐसा मत सोचिएगा कि SC ST बस है, जितने भी ये हैं जिन्हें भी रिजर्व सीटें दी गई हैं उनमें से सब आ रही हैं, SC ST OBC, तो ये इसमें से थे। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक भी इसी में शामिल थे। जब भी बहुजन की बात आए तो इतने वर्ड आते हैं, कहीं पे नोट कर लीजिए आप लोग, आप लोगों के लिए ही फ़ायदामंद होगा। अब यहाँ पे आता है कि देश की आबादी में सबसे ज़्यादा है और मतलब कि संख्या के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप ले सकते हैं। और बसपा ने के क्या था यहाँ पे कि उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस तो थोड़ा लो पड़ जाता है कि विश्वास है उसको, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, खुद पे ये आत्मविश्वास था कि यहाँ पे इस तथ्य को मतलब कि बड़ा बल मिला था। और इसके बाद बसपा राज्य में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी और उसने क्या किया कि एक से ज़्यादा दफ़े यहाँ सरकार बनाई। और इस पार्टी का सबसे ज़्यादा जो समर्थन था वो कौन कर रहे थे, दलित मतदाता कर रहे थे। और इसके बाद जो होता है कि इसने क्या किया कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपना जनाधार
बढ़ाना शुरू किया और भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण किया और इन दोनों के बीच क्या होता है कि अक्सर प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे कि जो बहुजन समाज पार्टी अब आ रही है भैया, उभर रही है। अभी तो हम पैदा हुए हैं, अब हमारा विकास हो रहा है और विकास होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे तो अभी ये ऊपर जा ही रही है। और आपको पता है कि मतलब कोई भी चीज़ हो ना, जब स्टार्टिंग से होती है उसे बहुत ज़्यादा वो ग्रो करती है, बहुत ज़्यादा ग्रो करती। कांग्रेस पार्टी आई, काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। उसके बाद जितनी भी जो भी पार्टियाँ स्टार्ट होती थी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती हैं। अच्छा, मैं एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको, आप में से शायद सब लोगों को समझ में आ जाए। जैसे क्या होता है, फर्स्ट टाइम का लव जो होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब क्या होता है कि जब तक ना हमारा अच्छा वाला बिल्कुल तगड़ा वाला प्यार नहीं हो जाता है, कोई घर वाला नहीं रोकता टोकता, किसी को पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, जब जीने मरने तक की बात पहुँचती है तो सारे के सारे हमारे दुश्मन बन जाते। लेकिन जब तक मैं कभी सोचती हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि पहले ही स्टार्टिंग में सबको पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा, तो किसी को नहीं पता चलता। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही मतलब अब क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, इश्क परवान चढ़ रहा, वैसे ही सब दुश्मन बन जाते हैं इसके कि सबको पता चल जाएगा और सब यहाँ पे उसे गिराने के लिए आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से कोई भी चीज़ यदि बढ़ती है जब स्टार्टिंग होता है उसका, तो अब बहुत अच्छी तरीके से होता है, काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से, और धीरे धीरे उस चीज़ पे या उस रिलेशंस पे जो भी हमारे मुद्दे होते हैं उनमें किस तरीके से मतलब बदलाव आता है। पहले डायरेक्टली इंक्रीज होगा, फिर सीधे सीधे कैसे कैसे वो ऐसे ऐसे करके डिक्रीज होता जाता है। और आप देख रहे हो कि फिर लास्ट में कांग्रेस का पतन तो पड़ ही चुके हैं किस तरीके से हुआ, ठीक है। और अभी भी बीजेपी बड़ा उफान मार रही, एक टाइम आएगा कि वो भी ऐसे ही नीचे आएगी। आप में से जो भी बीजेपी के समर्थक हो तो प्लीज़ मेरी इस बात को ना दिल से मत लीजिएगा, बस मैं एक समझा रही हूँ कि जो भी चीज़ बढ़ी है ना वो चीज़ नीचे आई है। यानी कि हम पैदा हुए तो हमारी मृत्यु आवश्यक है, सो दैट कि यहाँ पे कोई भी चीज़ है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि खात्मा कैसे होगा। यदि जब भी होता है कि अति जब भी होगी तो समाप्त उसका होना तय है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे हो रहा। अभी बहुजन समाज पार्टी तो खैर फल फूल रही है, फूलने दीजिए, आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। भाई ये बड़े कठिन वाले मुद्दे हैं मतलब कुछ भी हो जाए पर ये वाले मुद्दे आ गए ना पूरा राजनीति घुमा के रख देते हैं। और राजनीति के साथ साथ ना पूरे यहाँ के दुनिया लोगों को भी घुमा देते हैं। राजनीति बनती कैसे, हम सबसे ही बन रही ना। तो यहाँ अभी देखते हैं इसको, बड़े बड़े मतलब हैं इनके भाई, जो सांप्रदायिकता है और उसके बाद आपका आता है धर्मनिरपेक्षता और उसके बाद आपका आता है लोकतंत्र। इन शब्दों का ही अपना बहुत बड़ा मतलब है। अब देखिए क्या होता है कि इस दौर में आया एक दूरगामी बदलाव, धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय। वाह, दैट्स ग्रेट। पहले तो दूसरा मुद्दा चल रहा था क्योंकि इकोनॉमिकली कंडीशन वीक थी। और मैंने आपको बताया भी था कि धीरे धीरे हम सीख जाएंगे कि हमें भी राजनेता बनना हो तो हम कैसे बनेंगे। अभी देखते हैं इसमें कि अब क्या हुआ कि ये जो पहले टाइम ऐसा हो रहा था कि धार्मिक आधार बनता है या धार्मिक पहचान पर आधारित हमारी राजनीति की, अब यहाँ पे उद्भव हो रहा था। और इसने क्या किया कि धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहसों को सरगम किया, ठीक। और हमने पहले भी देख चुके हैं यहाँ पे कि आपातकाल के बाद जो भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया था। भारतीय जो जनसंघ था वो किस में शामिल हो चुका था, जनता पार्टी। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि जो आपका था जनता पार्टी यानी कि जेपी, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे कि जो आपका हुआ कि जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद पूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा बनाई। जब ये वाली बिखर गई जो जेपी थी, उसके बाद कौन सी पार्टी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनती है। भाई इसमें बीजेपी भी जोड़ दिया गया कि अभी तो ये फिटफाट बैठ नहीं रही, ये इसका पतन हुआ, आगे बनाया जाए। अब जब ये बनती है देखिए कि इनकी शुरुआत कैसे कैसे हो रही है। और शुरू में क्या होता है कि भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया और इसने गांधीवादी समाजवाद को अपने विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। आज भी आपने सुना होगा जो भाजपाई होते हैं वो कहते हैं हम गांधीवादी है। मोदी जी भी कई बार कहते हैं हम गांधीवादी विचारधारा पे बिलीव करते हैं, हम वही वैसे ही काम करना चाहते हैं, राम राज्य लाना चाहते हैं, जो भी एक्सेट्रा होता है। तो यहाँ पे ये सही, इनका पहले से ही यही मोटो था, ठीक है।
इन्होंने क्या अपनाया था कि हम गांधीवादी, पहले जो समाजवादी अपना रहे थे और भी चीज़ें अपना रहे थे, लेकिन अब ये गांधीवादी में आते हैं, गांधीवाद समाजवाद की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ कि बहरहाल भाजपा को 1980 और 84 के चुनावों में मतलब खास सफलता नहीं मिली थी। आपको पता है ना क्यों नहीं मिली थी? 75 में क्या हुआ था, तो आपका 1975 में आपातकाल लागू किया गया था। आपातकाल लागू तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो घृणित कार्य किए गए ना वो गड़बड़ थे, और यहाँ पे उसके बाद से इसकी स्थिति तो ठीक रही नहीं। किसकी? कांग्रेस की, या कहे कि चुनाव की स्थितियाँ ठीक नहीं थी। 84 में उनकी डेथ भी हो जाती है। 1984 में फिर राजीव गांधी जी आते, काफ़ी एज के छोटे भी थे। अब यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे कि 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी क्या की कि विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना माय गॉड शुरू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जब 1986 के बाद से ये पार्टियाँ किस पे जोर देना शुरू कर दिया? आपका ये जो है राष्ट्रवाद, यानी कि किस में? हिंदू राष्ट्रवाद पे जोर देना शुरू किया, और भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाते हैं। अभी यहाँ पे बहुत से लालू प्रसाद यादव जैसे कुछ लोग बहुत से आएंगे, तो देखिए ये क्या कर रहे हैं कि अब इन्होंने तो भैया डायरेक्ट बोल दिया। एक बार योगी जी से पूछा गया था, उनका इंटरव्यू में देख रही थी, तो वहाँ पे उनसे पूछा गया कि भाई आपने राम की मतलब कि जो भी अपने हिंदू देवता की पूजा की, उन्होंने कहा गया कि आप कुछ चल रहा था, वो क्या होता मतलब ईद बकरीद कुछ था, उन्हें कहा गया कि इसमें आपको शामिल होना, उन्होंने सीधे मना कर दिया। तो एक मुस्लिम महिला थी, उन्होंने पूछा कि आप तो हमारे भी सीएम हैं, हिंदू के भी सीएम हैं, मुस्लिम के भी सीएम हैं, आप इस कुर्सी में बैठ के ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप हमारे में शामिल नहीं हो सकते? तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो भी बीजेपी की है, हिंदुत्व याद रखना आपको, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम यदि बात करें तो हम भी सबसे पहले सीएम बनने से पहले इस देश के नागरिक हैं, और इस देश के नागरिक होने के बाद एक तो हमारे पास राइट है, देन सेकंड बात है कि हम इंसान हैं, एंड हमें ये मानने का अधिकार है कि हम किस धर्म को माने और किस धर्म को ना माने। मेरी नहीं आस्था है, मैं नहीं कहता कि आप अपना जो भी आप मना रहे हो वो मत मनाइए, या कोई मैं विरोध कर रहा हूँ, बस मुझे नहीं शामिल होना है, बस मैं इतना कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से वो इच्छा मतलब कि मेरा धर्म कहीं ना कहीं इसमें नहीं गवाह दे रहा, मैं नहीं हूँगा। और कोई बात नहीं कि मैं विरोध कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो अब मैं सीएम बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने भी व्यक्तिगत विचार होते हैं और मैं उनसे समझौता नहीं कर सकता। गुड भी सही भी था कहीं ना कहीं कि ठीक है भाई, उनका ही है कि आप मनाओ, सब कुछ करो, लेकिन अब जो भी है खैर। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बीजेपी के लीडर है, बस मुझे याद आ गया इसलिए मैंने बताया। जो बीजेपी के भक्त होंगे भैया वो बुरा मत मानिएगा, और जो कांग्रेस के होंगे वो भी बुरा मत मानिएगा, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। बस हम एक एजुकेशन लेवल का पढ़ रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन समझना ज़रूरी है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को जो है BD सावरकर ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था ये कभी पूछा नहीं जाएगा आपको, बस एक सुन लीजिए, ठीक है, कि किसने ये शब्द दिया था हिंदुत्व या हिंदूपन? BD सावरकर ने। और इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने क्या कहा था कि इसे भारतीय और उनके शब्दों में हिंदू यानी कि राष्ट्र की बुनियाद बताया। और उनके कहने का आशय यह था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो मातृभूमि को न सिर्फ पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। मतलब ये था, हिंदू का मतलब हिंदू मुसलमान वाला नहीं था, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये था कि भारत की जो जन्मभूमि में जन्म ले रहा है उस बंदे का ये जो लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, महिला जो भी हो, ठीक है, उनका ये होना चाहिए पर्पज कि वो अपनी मातृभूमि को तो माने, पितृभूमि को भी माने, और उसके बाद पुण्य भूमि को भी यहाँ पे ये माने, ठीक है। और हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। और ये मतलब कि यह भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है। ऐसा कौन मान रहे थे? ऐसे हिंदू मान रहे थे, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1986 में ऐसी दो बातें हुई, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ठीक है, कि ये राजनीति किस तरीके से बीच में अड़ंगा डालती है ना, और क्या इनका अपना मतलब कि वोट बैंक बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, किस हद तक जाते हैं, जरा देखिए इनको। अब यहाँ पे क्या हुआ 1986 में दो जो घटनाएं होती, एक
पहली जो हुई थी हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान हुआ और मतलब कि हो गई थी। और इसमें पहली बात 1985 के शाहबानो मामले से जुड़ी हुई थी। कौन सा मामला था? शाहबानो। अभी आ गई किस मामले से था? तो ये था शाहबानो। और यह मामला क्या था कि एक 60 वर्षीय जो महिला थी, तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबाना का था। इसका नाम थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसने क्या किया कि अपने भूतपूर्व पति से मतलब कि गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी और सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया और पुरातन पंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ के में हस्तक्षेप माना। जो मुस्लिम का ना वो अपने से जो लॉ वगैरह बनाते हैं उनमें से थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी हम बात करते हैं, अभी 3 तलाक वगैरह भी इसमें आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब साहिबानों ने क्या मांगा कि हमें गुजारा भत्ता चाहिए। एक तो मुस्लिमों में क्या है, आप मतलब बैठे हो यहाँ पे चाय पी रहे हो, ठीक है, दोनों यार चाय पी रहे हो, डिनर कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, कह दिया तलाक तलाक तलाक, 3 बार का तलाक हो गया आपका। कुछ झगड़ा हुआ, तलाक तलाक का तलाक हो गया। ना कोई कागजी कार्रवाई होना है, ना कुछ होना है। जैसे हिंदू में है कि पहले नोटिस दो आप, फिर वहाँ से कोर्ट से आएगी, पूरा उसका बना के दो, जो डाइवोर्स का पेपर वगैरह होता है पूरा तैयार करके दो। फिर भी 6 महीने के लिए टाइम दिया जाता है कि शायद हो सकता है कि गुस्से में आदमी गलत कदम उठा ले, तो कोर्ट देती है अपनी तरफ से कि 6 महीने के आपके लिए टाइम है कि आप यहाँ पे सोच समझ लो, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर आप यदि एक में होना चाहते हो जाओ, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारे प्रोसेस होती है। लेकिन अभी तक क्या होता था, हालांकि ये 3 तलाक वाला मुद्दा सॉल्व हो चुका है, इससे भी आपका होमवर्क है कि आपको पढ़ना है पूरा डिटेल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये 3 तलाक वाला मुद्दा जो था उसमें तलाक तो इनका हो चुका था, लेकिन इसमें इन्होंने जो मांगा साहिबानो मैडम ने कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अपने पति से गुजारा भत्ता चाहिए। यहाँ से जब गवर्नमेंट ने कहा ठीक है पति तुम्हारा गुजारा भत्ता देगा, हिंदुओं में होता है कि उसकी यदि गवर्नमेंट सर्वेंट है पति तो उस महिला को गुजारा भत्ता वो देगा। यदि वो नौकरी है कर रहा है तो जिस पत्नी से उसने शादी की थी, जिससे वो डाइवोर्स दे रहा है, तो उसके जीवन यापन के लिए जो भी खर्चा होगा वो प्रॉपर उठाएगा, उसकी सैलरी से ऑटोमेटिक आधा काट दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बट इसमें नहीं मिल रहा था, इन्होंने केस दायर कर दिया कि भैया हमें चाहिए। और इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो मुस्लिम थे वो भड़क जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारा जो पर्सनल लॉ है उसमें आप कर रहे हो हस्तक्षेप, कि हमारा ये कहता ही नहीं, ना तो हमारा धर्म कहता ना तो हमारा कानून कहता कि आप इससे ऐसा कुछ करोगे, महिलाओं के लिए ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं कहता। सो दैट आप इससे हमारे पर्सनल लॉ यानी कि हमारे जो व्यक्तिगत कानून है उन्हें आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं आघात पहुँचा रहे हो। अब आगे क्या होता है कि कुछ जो मुस्लिम थे तो मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 तलाक से जुड़े अधिकारों यानी कि पास किया। इसे लिख लीजिए, ये कब ये पास हुआ था, 1986 में हो, ठीक है। कौन सा? मुस्लिम महिला अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय दैट मीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया गया और सरकार ने इस मतलब कि सरकार के इस कदम का कई महिला संगठन या मुस्लिम महिलाओं को की जो जमात तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया और भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय की दी गई अनावश्यक रियायत तथा तुष्टीकरण करार दिया। अब देखते जाइए, भाजपा भी कभी तो उड़ ही रही थी। अब आगे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जब इन्होंने ना ऐसा कर दिया कि इन्होंने कहा हमारे पर्सनल लॉ को आप क्या कर रहे हो, नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन्होंने कहा अच्छा भाई नुकसान पहुँचा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा शांति रखो, हम क्या करते हैं इसे बंद कर देते। उन्होंने क्या कर दिया कि इसे हटा दिया, एक महिला कानून बना देते हैं। कौन सा? हिंदू नहीं, मुस्लिम महिला कानून, ठीक है, 1986 में। और इससे तलाक से जुड़े जितने भी अधिकार थे उनको बताया गया और इसमें से जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था उसे निरस्त कर दिया गया। दैट मीन्स निरस्त कर दिया गया कि अब यहाँ पे मुस्लिम जितनी चाहे शादी करे और बैठ के तलाक 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 कर दे और उसके बाद से क्या करेगा यहाँ पे कि महिला को गुजारा भत्ता तो देना नहीं है। तो बस उनके लिए तो बस एक कहीं भी जाए कुछ भी करे, कोई मतलब ही नहीं था, कोई कानून तो है नहीं था, वो क्या बोलते हैं शरीयत, ठीक है, जो भी है उनका। तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हुई, सब समस्याएं झेलनी किससे पड़ रही थी? महिलाओं को। आज भी ना महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बहुत बेहतर है, चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम हो। मुस्लिमों का तो और ज़्यादा जो कड़े अनुशासन होते हैं, उनके कड़े रूल्स होते हैं ना, वो तो आप देखोगे तो फिर माशाल्लाह, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे,
जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, कहीं ये तानाशाही वाली सिचुएशंस देखने को मिल रही थी यार। अब हो क्या रहा था कि यहाँ पे हमने मतलब थोड़े से लोगों की बात मान के हमने ऐसा कुछ कर दिया, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा महिला समुदाय इससे संकट में था कि इन पुरुष समाज की महानता ना घटने पाए, इनकी नरके की ज़िंदगी जी जाए वो चलेगा। इससे ऑब्वियसली भड़कना तो था ही, महिलाएं भी भड़की। उसके बाद जो कुछ अलग भी बुद्धिजीवी, ऐसा नहीं कि हर एक पुरुष ही घटिया होता है, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, ठीक है। तो उनमें से भी कुछ लोग जो थे वो सब लोग इसका विरोध करते हैं, और उन्होंने ये कहा भी कि रियायत या तुष्टीकरण का ये मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं अब सामने आ रही है। और अब देखिए आता है अयोध्या विवाद। अभी तो मुस्लिम में इनका मतलब चल रहा था, देखने को मिला कि तुष्टीकरण की आ रही है। दूसरा आता है अयोध्या विवाद। अयोध्या विवाद, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर बना, बाबरी मस्जिद जो था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो दूसरी बात थी, अभी तो पहली बात मुस्लिम वाला आपको बिल्कुल क्लियर है ना? क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्लियर नहीं है, ठीक है, फिर से समझाया जाएगा। और अब यहाँ पे आता है कि जो दूसरी बात थी, दूसरी बात का संबंध फैजाबाद जिला अयोध्या द्वारा फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाए गए फैसले से है। और इस अदालत ने फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाना चाहिए। ठीक है, मैं इससे पूरा पैराग्राफ पढ़ के उसके बाद समझाती हूँ आपको पूरा मुद्दा क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, अभी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने ये फैसला दिया कि यहाँ का क्या कर देना चाहिए, बाबरी मस्जिद में जो ताला लगाया गया है उसे खोल देना चाहिए। अभी ध्यान दीजिएगा, 1986 की बात कर रहे हैं, यानी उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे, 1984 में थे राजीव गांधी जी, अभी वही प्रधानमंत्री, ठीक है। तो जरा इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि ताकि हिंदू यहाँ पूजा पाठ कर सके, क्योंकि वे इस जगह को पवित्र मानते हैं। और अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चला रहा था। और बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या के में क्या किया था, मीर बाकी ने करवाया था। किसने करवाया था? जो बाबरी मस्जिद का निर्माण था मीर बाकी ने करवाया था, जो बाबर का सेनापति था, कुछ उसका सहायक ही था, तो इसने करवाया था, ठीक है। आपको पता है ना कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने ही की थी। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हो, उसके बाद से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत को वो खत्म करके करता है, ठीक। तो यहाँ पे मीर बाकी ने अयोध्या को गिराया, उसके बाद राम मंदिर बनवाया, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, अभी हमें आपको नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ कि ये मस्जिद 16वीं शताब्दी में बनी थी, और मीर बाकी मुगल शासक बाबर का मतलब कि सिपह सलार था। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सिपह सलार था वो। और किंतु कुछ हिंदू मानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर यह मस्जिद बनवाई गई थी। और इस विवाद में क्या होता है कि अदालती मुकदमे का रूप ले लिया, और मुकदमा कई दशकों तक जारी रहा। 1940 में क्या होता है कि 1940 के दशक के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया, क्योंकि मामला अदालत के हवाले में था। यानी कि 1940 में ये जो लगाया गया ताला, इसलिए मामला कब 1940 में, अभी 1946 में फैजाबाद ने कहा ना कि इसका ताला खोल देना चाहिए। अभी आगे देखिए क्या होता है कि जैसे ही बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला, वैसे ही दोनों पक्षों में लामबंद होने लगे, और अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन इस मसले पर अपने अपने समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में जुट गए। और भाजपा ने क्या किया कि इससे अपना बहुत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बना लिया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस टाइम पे ना आरएसएस, दैट मीन्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ था आपका, तो आरएसएस भी आता है, विश्व हिंदू परिषद भी यहाँ पे आ चुका था। और जैसे ये कुछ संगठन जो थे ना वो सामने अब निकल रहे हैं। अब जब ये निकल ही रहे हैं, अब उसके बाद ये लोग क्या करते क्या है कि यहाँ पे भाजपा के साथ ये लगातार प्रतीकात्मक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए। और उसने जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली, ठीक है। तो ये जो आरएसएस वाले थे, विश्व हिंदू जो परिषद के सदस्य थे, इन सब ने क्या किया, और भाजपा भी मिली हुई थी इसमें, ये सारे के सारे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि रथ यात्रा एक निकालते। कहाँ से? सोमनाथ गुजरात से लेके पूरा मतलब ऐसे आते, ये इंडिया हुआ ना, यहाँ से चल के ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आते, ठीक है। तो यहाँ से रथ यात्रा निकालते हैं, 1-2 महीने जो भी इनको लगता है, ट्रक था उसमें पूरा रथ बना के सजाए थे। वीडियो की क्लिप आपको देखने को मिल सकती है, वैसे
बट अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा तब, ठीक है। कोशिश करूँगी कि बनाऊँ, हो जाएगा तो। खैर यहाँ पे अभी समझिए जो भी चल रहा है। अब मैटर यहाँ पे आप पूरा समझिए ध्यान से कि अभी हमने देखा उस टाइम पे हिंदू कह रहे थे, हिंदुओं का मेन जो था विवाद था, मैं आपको थोड़ा संक्षेप में समझा देती हूँ कि विवाद ये था कि हिंदू कह रहे थे कि भाई इसमें हमारे राम, आपको पता है ना कि राम भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था, ठीक। और ये कह रहे हिंदुओं का कहना था कि भाई राम जी जो थे इनका ये जन्मभूमि है अयोध्या, और यहाँ पे एक विशाल महल था, यहीं पे ये जन्म हुए थे, पैदा हुए थे। लेकिन जब बाबर आया तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसकी ना मतलब कि उस जगह को तुड़वा के इन्होंने 15वीं या 16वीं शताब्दी के बीच में क्या कर दिया कि वहाँ पे ये पूरा राम मंदिर का जो था सब कुछ तोड़वा के क्या कर देते यहाँ पे कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ये लोग कर देते हैं। और जब कर देते हैं निर्माण तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हिंदुओं में ये सारी चीज़ें तो फूट थी ही, एक इसका प्रमाण भी था, कई ज़्यादा जांच पड़ताल हुई है, कई सारे इसमें केस वगैरह लगे। अखाड़ी जो कौन सा था, एक अखाड़ा है कोई, ठीक है, निर्मोही अखाड़ा, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ का ये था कि ठीक है यहाँ पे कहीं ना कहीं राम मंदिर थी, और पहले जब मस्जिद बन चुका था तो क्या हो रहा था कि एक चबूतरा था वहीं पास में, वहाँ पे कुछ लोग रहते थे, हिंदुत्व वाले रहते थे, वो भी जो भी हिंदू परिषद के लोग वगैरह थे, और यहीं पे पूजा करते थे। अचानक से क्या होता है कि एक दिन मस्जिद के अंदर क्या किया जाता है कि राम भगवान की किसी ने मूर्ति रख दी, गॉड नोज की मूर्ति रख दी, या किसी मतलब प्रकट हुए। कहा जाता है कि मतलब आप सोच सकते हो साइंटिफिकली सोचो तो किसी ने रख दी, लेकिन ऐसा वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई इस मंदिर के अंदर तो रामलला की मूर्ति क्या हुई है, प्रकट हुई है, और यहाँ पे काफ़ी आंधी तूफान के साथ प्रकट हुई है, ठीक है। और इसके बाद से क्या हुआ, तो अब ये इनकी मांग बढ़ गई कि जब मंदिर के अंदर रामलला की मूर्ति पैदा हुई, मस्जिद के अंदर हमें मतलब कि यहाँ से ये आदेश दिया जाए कि हम इस चबूतरे में पूजा ना करके हम यहाँ पूजा करने जाएं मंदिर के अंदर, जहाँ पे रामलला की क्या हुई है, यहाँ पे मतलब कि उनका जो अवतार हुआ है। तो अभी जो फैजाबाद मामला आया था ना कि खोल दिया जाए, राजीव गांधी जी भी इसके समर्थक थे कि भाई खोल दिया जाए। अभी देखिए बवाल इसीलिए मचा हुआ था, इन्होंने भी कहीं ना कहीं धर्म को सपोर्ट किया, और जब राजीव गांधी जी ने कहा तो फिर मामला और गड़बड़ हो गया कि भाई मतलब ये लीडर होके ऐसा कर रहे हैं, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात थी। तो वो भी राजनीतिक इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे भी भाजपा को और जोर मिल रहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे मतलब अपना बनाने के आ गए, और धीरे धीरे ना ये केस बढ़ता गया। उधर से निर्मोही अखाड़ा वाला केस कर दिए, उधर से 2-4 लोग थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ ये समझिए कि कई सारे केसेस जो है इससे रिलेटेड बाद में, और क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, और यहाँ पे अब कहा गया कि भाई इस पे ताला मारो, नहीं खुलेगा ताला। जब तक इसका निर्णय नहीं होगा ना तो ये यहाँ पे मुस्लिम अपनी इबादत करने आएंगे, ना हिंदू अपनी पूजा करने जाएंगे, और राम मंदिर या मस्जिद जो भी था उसे बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या होता है कि ये मुद्दा अभी तक जो चल रहा था आज तक, उस टाइम भी राजनीतिक ही बना हुआ था, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि राजीव गांधी जी भी कह चुके थे कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, हम फला ढमका जो भी उनसे बन पाया वो सारी चीज़ें उन्होंने कह दी। और जब भी चुनाव का होता ना कि हमें यहाँ से अपनी रैली स्टार्ट करनी, उनका भी अयोध्या से हुई थी, ये भी एक कि हमें चुनाव की उसमें हमने पहले भी पढ़ा कि धर्म और में नहीं आना चाहिए बीच में आपके वोट मांगने में, लेकिन वो कुछ ऐसा ही किए। उनकी सरकार भी फिर बाद में बहुत मतलब कि आप सोच सकते हो क्या स्थिति हुई होगी। तो यहाँ पे ये सिचुएशंस आती है, और फाइनली आप देखोगे कि सारा मतलब मुद्दा चलता गया आज तक, यानी कि 9 नवंबर 2019 की घटना है, शायद यदि भी गलत नहीं थी यही डेट है, ठीक है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, रंजन गोगोई जी थे उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने ये फैसला दिया यहाँ पे कि पूरी 5 जो जजेस की बेंच थी या न्यायाधीश आप कहें, उनकी जो बेंच थी ना उसमें से क्या किया गया यहाँ पे कि उनको रखा गया था कि पूरी यहाँ पे एक कमेटी बैठाई गई थी कि इसका जांच पड़ताल किया जाए, इसकी हिस्ट्री से लेके इसके प्रेजेंट तक की, ठीक है। वहाँ पे जांच पड़ताल होती है, होने के बाद क्या होता है कि फाइनली ये कंक्लूजन निकल के आया कि भाई हाँ पहले यहाँ पे कोई और जगह थी, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि यहाँ पहले राम का मंदिर था और बाद में इसे तुड़वा के बनवाया गया बाबरी मस्जिद, सो पहले उनकी भूमि है। और उसी के इस पे फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट का कि यहाँ पे 5 एकड़ की ज़मीन कहीं दूर
किसे दिया गया है? जो सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले हैं उनको दिया गया है। और यहाँ पे जो पूरा उधर वाला एरिया जो है यहाँ के जहाँ पे मस्जिद बनी हुई थी वहाँ पे अब पूरा बनेगा रामलला मंदिर। बनना शिलान्यास शुरू हो चुका है। हालांकि पहले भी कई बार जो विश्व हिंदू परिषद के संगठन थे, आरएसएस वाले थे, ये सारे बजरंग दल वाले, ये सब क्या करते वहाँ पे शिलान्यास वगैरह कर रहे थे। और कारबा वगैरह जैसे कुछ मतलब कि आपने देखा होगा जो पक्की ईंटें ना जो मिट्टी की बनती है उनमें ना श्री राम लिखा होता है बीच में। ये इसी वाला मैटर था। यहीं से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया था कि आप लोग क्या करोगे, ईंटें बनवाएं अलग अलग शहर से और उन ईंटों में लिखा होना चाहिए श्री राम। आप लोगों के भी इलाके में जब भी बनती होंगी ईंटें, तो अभी सीमेंट वाली ईंटों की मैं नहीं बात कर रही, जो मिट्टी की ईंटें बनती है ना, पक्की ईंटें बनती हैं, ठीक है। तो उनमें ना उस ईंट के एक तरफ तो प्लेन रहता, दूसरी तरफ जो ऐसे था उसमें श्री राम लिखा रहता था। यही वाला मैटर था। वो कारवा नाम से एक इसका कैंपेन था कि कहीं से भी आप आ रहे हो एक एक ट्रक भेजो, किसी भी गांव से, किसी भी शहर से, कहीं से भी जो भी आ रहा, यहाँ पे अयोध्या में एक एक ट्रक ईंटें आनी चाहिए। ये पूरा हिंदुत्व का अपना वो बना रहे थे यहाँ पे कि अब पूरा अच्छे तगड़े वाला ये चल रहा था कि यहाँ पे बनेगी तो राम मंदिर बनेगी। कई बार दंगा हुआ, ठीक है। तो बस आपको मेन चीज़ें समझनी है, उतना मैंने बता दिया है। बाकी आपकी हिस्ट्री पढ़ना हो इसको, हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको पढ़ना हो हिस्ट्री तो आप बेशक गूगल पे सर्च मारिए, विकीपीडिया या कहीं पे भी आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, और यहाँ पे जो है विध्वंस और उसके बाद, ओ माय गॉड, यानी कि जो अभी रामलला मंदिर का विध्वंस हो रहा है उसकी बात भी देख लेते हैं कि क्या कैसे हुआ यहाँ पे। ये यहाँ पे देखिए मस्जिद दिख रही है ना आपको, यही है बाबरी मस्जिद, ठीक है। और अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा थी, ठीक है, कार सेवा का आयोजन किया। और इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें। और पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो चुका था और अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया यहाँ पे कि राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। दैट मीन्स वहाँ पे अब क्या हो चुका था, सिक्योरिटी लग चुकी थी, वहाँ पे किसी का जाना वर्जित था। और इसके बाद क्या होता है, दिसंबर 1992 यानी 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों में लोग आ जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। यहाँ पे ये घटना कब हुई, 6 दिसंबर को। काफ़ी, क्योंकि हिंदू लोग ना काफ़ी बड़ा संगठन बना चुके थे अब तो हम मानेंगे नहीं। और यहाँ पे मंदिर जो मस्जिद थी वो गिरा दी जाती है। और मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश में कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। और 1993 के जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्ते तक ये जारी रही। देखिए यहाँ पे मतलब ये धर्म ना, आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इशू फिर बन जाता है बाद में। तो इनका जो हुआ, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हैं ये भी अपना रथ यात्रा में शामिल थे, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। भाजपा के ही समर्थक थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कुछ लीडर्स भड़के भी थे कि ऐसा क्यों किया गया था। तो अब आगे देखिए यहाँ पे जब ये सारी मतलब मस्जिद गिराना एक बहुत बड़ी बात थी। और एक मतलब अलग अलग इलाके में, जैसे अभी एमपी में पता चला, एमपी में ही हिंदू है मुसलमान है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि अयोध्या बस में ही हुआ, पता चला वहाँ पे कि मस्जिद गिर चुकी है, सो दैट कि हर जगह पे ये मुद्दा उठ खड़ा हुआ। यहाँ तक कि आप महाराष्ट्र दक्षिण भारत की भी बात देख सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पे भी ये विध्वंस घटना होती है। और अयोध्या की घटना से मतलब कई बदलाव भी आते हैं। यूपी में क्या हुआ कि सत्तासीन भाजपा को राज्य सरकार को केंद्र ने क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। जो सत्तासीन भाजपा थी वहाँ पे केंद्र सरकार ने क्या किया, उन्हें बर्खास्त कर दिया। और इसके साथ ही पूरे राज्यों में भी जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार थी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। यानी कि भाजपा के इस कारनामे से लोगों ने क्या किया कि जहाँ जहाँ भी जिस इलाके में भाजपा की सरकार थी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। हालांकि किसी एक पर्टिकुलर इलाके पे नहीं लगता है कि स्टेट पे लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का मतलब कि हलफनामा दिया था कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाए और मतलब की जाएगी। और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ। और भाजपा के ने क्या किया कि आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया और केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया और उसे उन स्थितियों की जांच करने के लिए कहा जिनकी परिणति मस्जिद के
विध्वंस के रूप में हुई थी। यानी कि पता नहीं लोग भी ना कि ना तो रहे, यदि हम नहीं कर पाएंगे तो करने देंगे भी नहीं। तो यहाँ पे खैर जो भी किए कि अब किस तरीके से मुद्दा सलटेगा कि ना रहेगी राम मंदिर तो ना रहेगा बाबरी मस्जिद, ठीक है। तो इन्होंने जब गिरा ही दिया, सारी सिचुएशन अभी देखिए किस तरीके से आ रही हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंस की निंदा की और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। खैर इनका तो काम ही था बताना, और इन्होंने ये बताया, और ऐसे में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी। और हमने यदि देखे कि हमारे सामने कुछ ना वैसे ही सवाल आन खड़े हुए जैसे देश के बंटवारे के तुरंत बाद उभरे थे। और अब क्या होता देखिए, धर्मनिरपेक्ष की बात यहाँ पे भी आ चुकी, सवाल उठ चुका है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा कर रही है ना भाई, ये सरकार में सत्ता पे है, और जब सत्ता पे हो आप तो कम से कम तो ऐसे ना करो, ठीक है। और यदि ऐसा कर रहे हो तो फिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र काहे की है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कि गवर्नमेंट का कोई रोल होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो सामने आ रहा आपका कि जो धर्मनिरपेक्ष था, काफ़ी ज़्यादा बहस वगैरह हुई, और बंटवारे के समय देश के सामने सवाल क्या था कि क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहाँ बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय और अल्पसंख्यक का दबदबा कायम होगा, या व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को या मतलब किसी भी धर्म का हो, भारत में उससे समान रूप से कानून की सुरक्षा तथा बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। तो क्या ऐसा सही था आज? मतलब ये सवाल तो उठना लाजमी था। और बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद क्या होता है कि इसके बाद देश में यही सवाल फिर से मतलब कि बार बार यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो सिचुएशंस बन रही थी ना, बड़ी मतलब बिकट वाली बन रही थी कि लोगों ने मतलब गुस्से में कुछ नहीं देखा कि क्या तोड़ रहे हैं क्या फोड़ रहे हैं, जो भी हो रहा सब अच्छा हो रहा, मतलब लगे हुए हैं कि कुछ भी करना है। और अब इसके बाद ना उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद के सामने वादा भी किया ये कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे की रक्षा की जाएगी। और इस वायदा यानी कि जो खिलाफी से जुड़े एक मुकदमे के में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी आया। असलम बनाम भारत संघ 28 अक्टूबर 1994। और ये जब फैसला आता है, और यहाँ पे क्या हुआ कि इस अवधि में चुनावी उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल पर भी बहस छिड़ी। और भारत की लोकतांत्रिक राजनीति इस वायदे पर आधारित है कि सभी धार्मिक समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने ऐसा कहा था कि मतलब आप किसी भी, जिससे मैंने भी योगी जी का ही स्टेटमेंट आपको बताया कि किसी में भी हो सकते हो, बट बनेगा तो बनेगा राम मंदिर ही। और उन्होंने खैर ये कहा था कि हम क्या करेंगे आपसे कि मतलब ठीक है, आपकी ये जो राम जन्मभूमि है या बाबरी मस्जिद है, इसका जो ढांचा है इससे अभी बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने वादा किया था। लेकिन क्या हुआ कि कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक समुदाय पर आधारित दल नहीं होगा, धार्मिक समुदाय पर ऑब्वियस है कि नहीं होगा। और इसके बाद सांप्रदायिक सौहार्द के इस लोकतांत्रिक माहौल को 1984 के बाद से कई दफ़ा क्या होता है चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, किसी एक ही धर्म को लेकर लड़ पड़ो आप, वही होता है सांप्रदायिकता। आप अपने के लिए, हम अपने के लिए, हम दूसरा अपने के लिए, तो बस यहीं पे सांप्रदायिक दंगे होते हैं। सांप्रदायिक दंगे आपने सुना है ना, तो कोई बड़ी वजह नहीं होती, हिंदू अपने लिए मुस्लिम अपने लिए, वही होता है सांप्रदायिक दंगा। और यहाँ पे अब क्या हुआ कि 1984 के बाद से कई दफ़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में हुआ। ठीक इसी तरह 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात के मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा भड़की और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ ऐसी हिंसा और दो समुदायों के बीच हिंसक टकराव लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। यानी कि गुजरात में भी अब क्या हो चुका था यहाँ पे कि जो मुस्लिम थे उनका भी दंगा बहुत अच्छे खासे तरीके से भड़क चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुजरात अभी जो पंजाब में हुए थे ना कि सांप्रदायिक दंगा, सिख ही लड़ रहे थे वहाँ पे, कि वो जो वहाँ का स्वर्ण मंदिर था उस पर हमने देखा था कि थोड़ा सा चोट आई थी, और उसकी वजह से उन्होंने किस तरीके का विद्रोह कर दिया था, आपस में ही लड़ भिड़ रहे थे कि ऐसा कैसे हो चुका, कैसे हो गया, गवर्नमेंट ने ऐसा कैसे कर दिया। और उसी टाइम पीरियड में इंदिरा जी की डेथ भी कर दी गई थी। और उसी टाइम पीरियड में फिर राजीव गांधी जी यहाँ पे PM बन के आते हैं, और यही सेम घटना 2002 के गुजरात में देखने को मिल रही है, जबकि वहाँ पे कौन लड़ रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के बीच में ये दंगा फैल चुका था।
ठीक है। तो ये सारी घटना जो देखने को मिल रही थी हमें, तो वो कहीं ना कहीं अभी धर्म से ही रिलेटेड चल रही हैं। और इस धर्म को बचाने के लिए या इन्हें बनाने के लिए कहीं ना कहीं यदि राजनीतिक पार्टी आ रही सामने, तो हमने पहले ही पढ़ा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि राजनीतिक पार्टियां नहीं आ सकती हैं और वो अपने वोट का आधार धर्म नहीं बना सकती हैं। लेकिन इससे सही मुद्दा भी कोई नहीं है कि इसको मैंने पहले ही आपको बताया कि जब भी उन्हें वोट मांगना होता था, अभी तक तो ये था राम मंदिर, मतलब हमें वोट दो, धारा 370 खत्म करेंगे, राम मंदिर खत्म, मतलब राम मंदिर वाला जो मुकदमा है हम उसे पूरा सॉल्व करवाएंगे। जो हिंदू थे वो बता रहे थे कि राम मंदिर बनवाएंगे, जो मुस्लिम थे बता रहे थे हम बाबरी मस्जिद लेके ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे कुछ दे रहे थे लोगों को आश्वासन कि ऐसा करेंगे। लेकिन बाद में अब आता है कि गुजरात के मुस्लिम विरोध का जो दंगा था, इसको हम लोग कल देखेंगे कि यहाँ पे ये दंगा किस किस तरीके से हुआ, ठीक है। एक एक वर्ड इसके इम्पोर्टेंट हैं, सो दैट प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिएगा। और कहीं नहीं पढ़ने को मिल रहा है, इसी को 2 4 10 बार पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं, जितना इसमें लिखा, अपने क्वेश्चन पेपर यदि देखे होंगे तो आपको सारी बातें क्लियर होती जा रही होंगी कि आपको पढ़ना एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खैर।